नमस्कार साथियों, ध्यान से इस व्यक्ति की तस्वीर को देखिए। वैसे मुझे इन जनाब का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। आज दुनिया के तमाम देश और उनमें रहने वाले ज्यादातर आदमी इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। यह है अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो पूरी दुनिया में अपने बड़बोलेपन और अपनी सनक के लिए मशहूर हैं। ये अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे रखते हुए, यानी अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए अचानक ही पूरी दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगा देते हैं, यानी टैक्स लगा देते हैं, और ये कहते हैं ये देश भी अमेरिका पे भारी टैरिफ लगाते थे, इसीलिए मैंने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए तमाम देशों पर टैरिफ लगा दिया। उस देश तक जिस देश के प्रधानमंत्री को ये अपना सबसे परम प्रिय मित्र यानी आगार दोस्त कहते थे, यानी नरेंद्र मोदी साहब, उनके ही देश हमारे देश भारत पर ये 50% का टैरिफ लगा देते हैं और कहते हैं कि पिछले टर्म में, क्योंकि मोदी जी ने इनका साथ नहीं दिया था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का साथ दिया था, तो ये आपसी खुन्नस निकाल रहे थे भारत से 50% टैरिफ लगाकर। लेकिन जब वहां की सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस ने इनको डांट लगाई कि आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप दुनिया के तमाम देशों पर ये टैरिफ लगा सके, तो उन्होंने राष्ट्रपति पद का एक विशेष अधिकार का उपयोग किया और दुनिया के जितने देश थे उन पे 15% टैरिफ लगा दिया, और उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा। लेकिन इनकी सनक की कोई सीमा नहीं है, ये अपनी सनक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। कोई भी कंट्री अगर अमेरिका के खिलाफ जरा सी आवाज उठाती है या आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तरक्की के मार्ग पर चलती है, तो अमेरिका की पॉलिसी है कि उस देश को या तो अपने कब्जे में ले लिया जाए या उस देश को पूरी तरह तबाहो बर्बाद कर दिया जाए। ये फहरिस्त बहुत लंबी और इन जनाब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं अमेरिका की डिटेल बता दूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन तब अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तमाम दुनिया के देशों को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में पहला परमाणु बम फेंका, जिसमें एक ही दिन में लाखों लोग मारे गए। वो युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद दुनिया पर अमेरिका की दादागिरी बढ़ गई, और दादागिरी इतनी हद तक बढ़ गई कि कई कंट्रियों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। सबसे पहले आप लीबिया का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि जितने बाकी ममालिक हैं अरब कंट्री के, वो इसकी उंगलियों पर नाचते हैं। केवल एक लीबिया और एक ईरान इनकी उंगलियों पर नहीं नाचते थे। बाकी जितने भी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, वहां के जितने शासक हैं वो सब अमेरिका की कठपुतली है। वहां पेट्रोल का उत्पादन होता है, लेकिन पेट्रोल का सारा तेल अमेरिका के हाथों में है, और अमेरिका ही तय करता है कि पेट्रोल का कितना उत्पादन किया जाए, क्या दाम किया जाए और किस देश को कितना पेट्रोल किया जाए। यानी जो कमाई है उस आधे से ज्यादा हिस्सा अमेरिका के पास जाता है, और अमेरिका उनको ये कहता है कि मैं आपके देश को सुरक्षा मुहैया करवाऊंगा। लेकिन जब लीबिया अमेरिका के दबाव में नहीं आया, तो वहां के जो कर्नल गद्दाफी थे, जो मुखिया थे लीबिया के, उनको बहुत बुरी तरह से अमेरिका और CIA ने मरवा दिया, और आज तक लीबिया स्थिर है। इसी तरह इराक का भी हाल हुआ। सद्दाम हुसैन अमेरिकी नीतियों से दब नहीं रहे थे, अपने पेट्रोल क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रहे थे। तो इसीलिए जो कुवैत अमेरिका का पिछलग्गू था, उस पर आक्रमण कर दिया सद्दाम हुसैन ने, और इसी को हथियार बनाकर जॉर्ज बुश ने प्रथम खाड़ी युद्ध किया।
ना केवल वहां आज तक इराक में अशांति है, अस्थिरता है, अलग अलग मिलिशिया गुट बने हुए जो दूसरे को मारते रहते हैं। सद्दाम हुसैन जो गड्ढे में छुप गया था उसको वहां से निकाला और फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन अमेरिका की प्यास यही नहीं बुझी, क्योंकि जब रशिया अफगानिस्तान में सोवियत संघ था उस वक्त घुसा तो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ और अल कायदा और तालिबान को पाकिस्तान की सहायता से खड़े करने वाला यही अमेरिका था। लेकिन अल कायदा ने अपना रूप दिखाया और इनके पावर पर हमला कर दिया, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे ट्रेड टावर पर। तब अमेरिका की आंखें खुली और उसने पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपे ओसामा बिन लादेन को वहां से उठाया और उठाकर क्या किया आज तक नहीं मालूम। इसी तरह से तालिबान को भी खड़ा करने वाला अमेरिका था, लेकिन अमेरिका ने तमाम देशों को बर्बाद किया। ताजा उदाहरण ले लीजिए ट्रंप साहब का। इन्होंने जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दुनिया का वेनेजुएला, उस पर यह आरोप लगाए कि ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं वेनेजुएला की सरकार और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। आप सोचिए जो सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा दुनिया का, उसको ड्रग सप्लाई की क्या जरूरत होगी। लेकिन अमेरिका जो कह दे वही सत्य होता है दुनिया में, क्योंकि कहते हैं जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। बस ट्रंप की सनक सर पे सवार हो गई और रातों रात अचानक मादुरो को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उनके आवास से उठा लिया, किडनैप कर लिया और अमेरिका में अब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। इनकी सनक यही नहीं रुकी। ईरान जो इनके इशारों पर यानी इनकी कठपुतली पॉपेट बनने को तैयार नहीं था, ईरान पे भी काफी प्रतिबंध लगा दिया और उस पर यह आरोप लगाते हैं कि परमाणु बम बना रहा था। उस पर पिछले 6 दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने आक्रमण कर दिया। मैं ईरान का कोई पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है ईरान पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ है और कश्मीर के बारे में भी पाकिस्तान को समर्थन देता है। लेकिन जिस तरह अमेरिका आज अपनी दुनिया में तानाशाही दिखा रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया पूरा, अगर ईरान हार जाता है तो पूरी अरब कंट्री और जितने तेल उत्पादक देश है ये अमेरिका के हाथ में आ जाएंगे। अब अमेरिका जिसको चाहेगा तेल के लिए तरसा सकता है, जिसको चाहेगा भरपूर पेट्रोल दे सकता है। रशिया के पास बहुत मात्रा में पेट्रोल है, लेकिन रशिया पर इतने सैंक्शन लगा दिए हैं। आज अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप की सनक का शिकार बनता है तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, इसका अगला शिकार चाइना बनेगा। ताइवान की आड़ लेकर जापान साउथ कोरिया के गठबंधन से और ताइवान के गठबंधन से ये चाइना पर अब सैंक्शन लगाएगा, क्योंकि रशिया पर आक्रमण करने की इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि रशिया परमाणु युद्ध में इससे कई आगे है, हथियार भी रशिया के पास कमजोर नहीं है। लेकिन रशिया को यह आर्थिक रूप से तोड़ रहा है। यूक्रेन वार इसका नतीजा है। किस तरह पिछले 4 वर्षों से ज्यादा रशिया पर भिड़ा रखा है, हथियार और पैसा दे। रशिया अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है और चाइना के बाद अगर अगला नंबर आएगा तो हमारे देश भारत का आएगा। और दोस्तों अब समय आ गया है भारत को स्थिर करने के लिए। अभी बांग्लादेश के अंदर इसने पॉपेट सरकार बना दी। वहां पर जो शेख हसीना थी, फुल मेजोरिटी की सरकार थी, वहां जैन भी एक आंदोलन करवाकर शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद एक अपना प्यादा बिठा दिया यूसुफ, और अब खालिदा जिया के बेटे को वहां पर गद्दी दे दी प्रधानमंत्री, जो इसके कठपुतली अमेरिका थी। ये कभी नहीं चाहता कोई देश अमेरिका के आगे खड़ा हो या उसके सामने नजर उठाकर बात कर। बस इसीलिए अब ये चाइना और भारत पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है। लेकिन अगर आज भारत रशिया
रशिया और चाइना एक नहीं हुए, क्योंकि ये तीनों देश अमेरिका के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली, अमेरिका के बाद रशिया, उसके बाद चाइना और चौथे नंबर पर हमारा देश भारत है। अगर आज ये तीनों देश, जो जिसमें दो देश एशियाई है और जिसमें आधा रशिया भी एशिया में आता है, तीनों मिल जाए तो अमेरिका की कोई ताकत नहीं, यूरोपियन कंट्रियों की कोई ताकत नहीं कि हमारी तरफ आंख उठाकर दे सके, क्योंकि रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है और आर्थिक रूप से आज भारत भी बहुत प्रदढ़ है। और अब समय आ गया है, अगर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना है और उसकी नीतियों से पूरा देश मुक्ति चाहता है, तो भारत और चाइना को अपने आपसी मतभेद भुलाकर रशिया को साथ देते हुए एक मजबूत गठबंधन बना लेना चाहिए और उनकी सरकारों को एग्रीमेंट करना चाहिए। अगर एक देश पे कोई हमला होता है तो नाटो की तरह हमारे देश पे हमला माना जाएगा। अगर इंडिया पे कोई हमला करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, और अगर चाइना पे कोई हमला करता है, चाहे वो ताइवान हो, अमेरिका है, तो भारत और रशिया उसका साथ देंगे। आज यूक्रेन अगर युद्ध कर रहा है तो इंडिया और चाइना को उसका साथ देना चाहिए, लेकिन भरोसे की बुनियाद पर, क्योंकि चाइना पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। चाइना की सदा से नियत रही है विस्तारवाद की, और ऐसे में वो किसी की पीठ पे भी खंजर हो सकता है। और अब चाइना को भी अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। अगर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है चाइना, तो उसको भारत और एक रशिया के साथ एक मजबूत गठजोड़ बनाना पड़ेगा। नहीं तो जो हाल आज मदुरै का हुआ है, आयतुल्ला खामनेई का हुआ है, सद्दाम हुसैन का हुआ था, वही हाल हो सकता है शी जिनपिंग का भी हो और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हो सकता है। बाकी पुतिन की तरफ तो नजर टेढ़ी करने की हिम्मत ना ट्रंप में है, ना अमेरिका के किसी राष्ट्रपति में थी, ना आगे हो। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। अगर मेरी बातें, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे अपने विचारों से अवगत अवश्य करवाइएगा। मैं आपका दोस्त राजेश वसीम, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।